हमें आपकी बेटी पूर्णिमा तो बहुत पसंद आई। हम इसको बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तो फिर ये रिश्ता पक्का बहन जी? हाँ जी हाँ, रिश्ता पक्का। आप तो बस अगले महीने शादी की तैयारी करिए। अंकुर बेटा, तुम्हें रिश्ता पसंद तो है ना? अरे चुप रहिए जी, आप कुछ भी बोलने लगते हैं। अंकुर क्या बोलेगा? मैंने रिश्ता तय कर दिया है, मतलब बात पक्की। अरे भाग्यवान, मैं तो पिछले 27 साल से चुप ही हूँ। आज सोचा बेटे का ब्याह की बात है तो कुछ बोल लूँ। हाँ, इसी बीच अंकुर और पूर्णिमा की आंखें चार हुई। एक नजर एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ने शर्म से नजरें झुका ली और अगले ही महीने बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। लाल जोड़े में सजी पूर्णिमा घर में प्रवेश करने के लिए चौखट पर खड़ी थी। तभी सास अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाते हुए, अरे बड़ी बहू, और कितनी देर लगाएगी आरती की थाल लाने में? पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या, जो रेंग रेंग कर आ रही है? जैसी तेज तेरी जुबान चलती है वैसी तेज चाल भी तो रखा कर। वो माँ जी दिया बुझ जाता है इसीलिए आराम से आ रही थी। अरे बस बस, अपनी कैंची सी जबान बंद रखो। इतनी भी अकल तुम्हारे घर वालों ने नहीं दी कि बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते हैं। ये सुनकर बेचारी उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी देवरानी के स्वागत की रस्म करने लगी। पूर्णिमा अपनी सास के इस बदले रूप को देखकर हैरान थी। सास का जेठानी को सबके सामने ऐसे डांटना पूर्णिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अगले ही दिन पूर्णिमा की पहली रसोई थी। पूरा परिवार खाने बैठ गया। अरे कब लाएगी खाना? खाना बना रही है या बिरबल की खिचड़ी? यहाँ भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस माँ जी आई 15 मिनट में। ये सुनते ही जानकी देवी भड़क गई। उसने खाने के टेबल पर से प्लेट उठाकर पटक दी। उसका ये गुस्सा देखकर परिवार के सब सदस्य समझ गए थे, पर डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पाया। पूर्णिमा जल्दी से खाना लेकर आई। अपनी सास का गुस्सा देखकर पूर्णिमा डर से थर थर कांपने लगी। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती, अंकुर बीच बचाव करते हुए बोल उठा ताकि मामला शांत हो जाए। अरे माँ, कोई बात नहीं। पूर्णिमा को हमारे घर आए अभी 1 दिन ही तो हुआ है। ये लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। ये अभी से बन गया जोरू का गुलाम। इतना कहकर जानकी गुस्से से तमतमाती हुई खाने के टेबल से उठ गई और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। पूर्णिमा को सास के इस रवैये से बहुत तकलीफ हुई। वो अपने कमरे में जाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे गई। अगर मुझसे गलती हुई थी तो माँ जी मुझसे अकेले में भी तो बात कर सकती थी ना। अब इस पर पगली चुप हो जा, माँ जी दिल की बुरी नहीं है, बस उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। जेठानी को तो ये सब सहने की आदत थी, लेकिन पूर्णिमा को नहीं थी। इस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ ही दिनों में पूर्णिमा की ननद पूजा की शादी की बात बन गई। आज उसके ससुराल वाले आने वाले थे। कुछ देर बाद सभी लोग उनके घर पहुंच गए। पूर्णिमा सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंची, लेकिन तभी अचानक उसका पैर उसकी खुद की साड़ी में ही फंस गया। और फिर क्या था, उसने सारी कोल्ड ड्रिंक मेहमानों के ऊपर गिरा दी। ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि मेहमानों को सर्व कैसे किया जाता है? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। घबराई पूर्णिमा जल्दी जल्दी नीचे पड़े सारे ग्लास उठाने लगी, पर डर और घबराहट के मारे उसके हाथ से ग्लास छूट जाते हैं। छी छी छी, बेशर्मी की हद होती है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई काम ढंग से करना सिखाया भी है या नहीं? जो करती हो सब गलत करती हो। अरे कोई बात नहीं समधन जी, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, छोड़िए ना इस बात को। समधन जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज से पूजा हमारी बेटी हुई। ये सब सुनकर अपनी बहुओं को हर बात पर ताना मारने वाली कड़क जानकी की आंखों में सच में आंसू आ गए। आते भी क्यों ना, भाई उसकी इकलौती बेटी अब दूसरे के घर जो जाने वाली थी। 2 महीने बाद ही बड़ी धूमधाम से पूजा की शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो पूजा के घर में सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर अचानक से सब कुछ बदल गया। एक रोज, अरे सुनती हो क्या, जरा मेरे और अपने ससुर जी के लिए जल्दी से गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर लाना। जी माँ जी अभी लाई। पूजा ने कभी अपने मायके में काम नहीं किया था, इसलिए घर के कामों में वो बहुत परफेक्ट नहीं थी, पर फिर भी जल्दी जल्दी अपनी सास के लिए वो चाय और पकौड़े बनाकर उनके पास पहुंच गई। पर जैसे ही सास ने मुंह में एक पकौड़ा डाला, हे राम, इतनी ज्यादा मिर्ची, पागल लड़की, तुम्हें कोई काम वाम करना आता है या नहीं? सारा डब्बा ही उंडेल दिया क्या मिर्च का? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है, जल्दी से पानी लेकर आ। जल गया, मेरा मुंह तो जल गया। सास की डांट सुनकर पूजा जल्दी से किचन की ओर भागी। ये लीजिए माँ जी पानी। पानी गया भाड़ में। तुमने कसम खा रखी है क्या मुझे परेशान करने की? जब से आई हो कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो। अरे चाय में इतनी पत्ती, इतनी कड़वी चाय, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चाय तक बनाना नहीं सिखाया? पूजा आज तुम पूरा दिन पकौड़े बनाओगी जब तक कि एकदम परफेक्ट पकौड़ा नहीं बन जाता। चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, यही तुम्हारी सजा है। अब हटो मेरी नजर के सामने से।
सुधा इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि पूजा का मन बहुत दुखी हो गया। वो सुबकते हुए वहाँ से चली गई और पकौड़े बनाने लगी। अब अक्सर बात बात पर उसकी सास उसे डांट लगा देती। पूजा इन सब से काफी परेशान हो जाती और थक हार कर वो एक रोज अपने मायके आ गई। अब उसका व्यवहार अपनी भाभीयों के लिए पहले से काफी बदल गया था। 1 महीना कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन आज पूजा को अपने ससुराल से आए हुए महीना भर हो गया था। क्या बात है पूजा, वहाँ सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब इतना समय बीत गया, अभी तक तुम्हें तुम्हारे ससुराल से कोई लेने नहीं आया? भाभी, वो बात ये है कि पूजा सारी बात अपनी भाभीयों को बताती है। इसका मतलब ननद जी, आप अपने ससुराल के काम से परेशान होकर यहाँ आई हैं? काम और अपनी सास के ताने। उसकी ये बात जानकी सुन लेती है। क्या तू अपने ससुराल वालों से परेशान होकर यहाँ आई? देख पूजा, चाहे बेटी हो या बहू, वो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। इसलिए तू अभी के अभी उल्टे पाँव ससुराल लौट जा। नहीं माँ जी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी सास बात बात पर खरी खोटी सुनाती है। जरा सी गलती हो तो राई का पहाड़ बना देती है। अगर मैं कुछ और दिन वहाँ रही ना तो पागल ही हो जाऊंगी। अरे जितना काम मैंने पूरी जिंदगी में अपने मायके में नहीं किया, उतना 2 महीनों में अपने ससुराल में कर दिया। फिर भी वो लोग मुझसे खुश नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं कहते पूजा। देख, नई शादी है, थोड़ा वक्त तो लगेगा न समझने में, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाओगी तुम। हाँ, इसलिए मैं कल ही तेरे ससुराल वालों को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। उन्हें ठीक से समझा भी दूंगी। अगले दिन पूजा के ससुराल वाले उसके मायके आते हैं। बहू, खाना जल्दी से लेकर आओ। सास सुमित्रा की बात सुनकर पूर्णिमा दौड़ी दौड़ी उनके पास आ गई। ये क्या, खाना कहाँ है? माँ जी, अभी खाने में कुछ और देर लगेगी। रोटी बनानी बाकी थी, अचानक गैस खत्म हो गई। बहाने मत बनाओ, सब जानते हैं कि तुम्हें मेरी बात की कोई परवाह ही नहीं रहती। तुम्हें तो मेहमानों के सामने हमारे घर की बेइज्जती करवानी थी ना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पूजा के परिवार वाले ये सब देख सुन रहे थे। इसके बाद जानकी ने पूजा की सास से कहा, देखिए बहन जी, मेरी पूजा ने कभी घर का काम नहीं किया और अब वो वहाँ कर भी रही है, तो ये बड़ी बात है। और काम कौन सा कोई पेट से सीख कर आता है, इंसान तो धीरे धीरे सब सीख ही जाता है ना। और यूँ सबके सामने आप उसे 10 बातें सुनाएंगी तो उसे बुरा ही लगेगा ना। बस यही बात मैं जानकी बहन आपको समझाना चाहती हूँ। जैसा व्यवहार आप दूसरों की बेटियों यानी अपनी बहुओं के साथ करती हो, आज जब वही सब आपकी बेटी के साथ होने लगा तो आपको बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने ये सब जानबूझकर किया। अब जानकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैंने अपनी दोनों बहुओं के साथ जो किया वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मैं हर किसी को बराबर और प्यार से रखूंगी। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए जानकी की बात सुनकर खुश होता है। कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी। वही 1.5-2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है, तो मेट्रो से आ जा। मम्मी, वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर ली है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर 1-2 छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुने ना, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ ना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊँ।
सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पलके बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती। मम्मी भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ। ये ले तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। कि मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी कॉर्न्स खाने हैं। और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेता है। सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम पार्लर चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया गेम पार्लर बंद है। जी गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ सुनैना, कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी सुनैना? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया, चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर ली है, आप चिंता मत करो। अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। अब जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है रवि। सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़े हो।
सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गई।